हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ एग्जाम डिस्कस करने वाला हूं एंड दैट इज पंजाब वक्फ बोर्ड, जो एग्जाम 10 नवंबर को हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है एंड वी हैव गॉट द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की उसकी और उसकी एनालिसिस, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर की ग्लिम्स दिखाई है कि क्वेश्चन पेपर क्या था। अकाउंट्स क्लर्क का एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एंड आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और ये क्वेश्चन पेपर था जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर वी सी देयर इज लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन कंपोनेंट्स सेक्शन ए के अंदर प्रेजेंट थे और इसकी मैं एनालिसिस भी आपको बताने वाला हूं कि लेवल क्या था। ठीक, व्हाट कैन स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट, एस्पिरेंट्स ने जो पेपर में अपीयर हुए थे वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो भी मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो ये आपका एग्जाम था जिसके अंदर 3 सेक्शन कवर किए गए थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, मेंटल एबिलिटी एज वेल एज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 2 कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के आए थे एंड लेवल उनका इजी टू मॉडरेट लेवल था एंड दैट वुड बी, मैं वो भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो ये 2 आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, तो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे, ज्यादा बहुत टफ लेवल एग्जाम का नहीं था। जो हमने जितने भी स्टूडेंट से बात की है उनका रिव्यू यही है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था अगर हम इन 3 सेक्शंस की क्या करें, बात करें। ठीक है जी। मूविंग ऑन, अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी इज रिलेटेड टू अकाउंट्स क्लर्क या डोमेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे इसके अंदर आए थे, जो बेसिकली अकाउंट्स वाला पार्ट था। ठीक है जी। जिन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी इस फील्ड के अंदर उनको रिलेटिवली ये पेपर इजी लगेगा। अदरवाइज वी कैन से ओवरऑल एवरेज की सेंस में कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था फॉर द एरिया ऑफ सेक्शन बी या डोमेन रिलेटेड फॉर द अकाउंट्स क्लर्क। ठीक है जी। तो ये तो हमारी हो गई अकाउंट्स की बात एंड कमिंग अहेड मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं वक्फ एक्ट के क्वेश्चंस। तो वक्फ एक्ट का एनालिसिस मैं आपके साथ आंसर की के बाद डिस्कस करूंगा, जितने भी वक्फ एक्ट के क्वेश्चंस थे। तो मूविंग ऑन टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अगर मैं बात करूं आंसर की, तो ये कंप्लीट आंसर की है जो हमने निकाली है आफ्टर सॉल्विंग द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम। आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लगाया है एंड दिस इज द आंसर की जो हमने निकाली है कि दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई एम गोइंग टू गिव यू सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। ठीक, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो रीजनिंग का पेपर ओवरऑल इजी एग्जाम था रिलेटिवली। जिन्होंने भी तैयारी की है वो कंपीट करेंगे, इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं होगा स्टूडेंट्स के अंदर, बिकॉज द लेवल ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ द एग्जाम वाज इजी। ठीक, हाँ, 3 क्वेश्चन जो एनालॉगी के थे दीज वर ऑफ मॉडरेट लेवल। ये 3 क्वेश्चन हैं, ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, दैट कुड बी द गेम चेंजर इन द सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक, अगर क्वांट्स की बात करूं इजी टू मॉडरेट लेवल था, रिलेटिवली टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस पे, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी उनके लिए ये एज रहेगा, बिकॉज उनको वो टाइम मैनेजमेंट करने वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त वो स्किल उनके पास होगी ड्यू टू द प्रैक्टिस। तो जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग था। जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, जिन्होंने की है प्रैक्टिस, उनके लिए नहीं टाइम ज्यादा लगेगा, बाकियों के लिए इट वाज बिट टाइम कंज्यूमिंग, जो हमें स्टूडेंट से रिव्यू मिला। ठीक है जी। अगर इंग्लिश की बात करें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। फाइनली जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज वक्फ एक्ट। अगर मैं वक्फ एक्ट के एनालिसिस की बात करूं, ओवरऑल जो एग्जाम था, जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे एंड मुझे इस बात में कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 100% क्वेश्चन जो ज्ञानम ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे अपने कोर्स के अंदर, 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस वर पार्ट ऑफ दैट थिंग। ठीक, 10 में से 9 क्वेश्चन उसी कंटेंट में से हो सकते थे एंड दैट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के साथ।
ठीक है जी। एक क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मिस था, अदरवाइज वी कैन से ऑलमोस्ट 100% पोर्शन ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट कुड हैव बीन डन फ्रॉम आर कंटेंट और आर कोर्स। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने कंटेंट देखा था उनके लिए ये रिलेटिवली इजी हो गया होगा। And now moving on to the most important component of वक़फ़ बोर्ड एग्जाम एंड दैट इज उर्दू का एग्जाम। ठीक, उर्दू के लिए हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, आई विल उनको बुलाऊंगा एंड यू कैन सी कि उर्दू के क्वेश्चंस आपके कैसे हुए होंगे। ठीक है जी। तो मूविंग ऑन, आई विल कॉल रईस सर। Hello students, welcome to the ज्ञानम। myself रईस अहमद। गाइस, जैसा कि अभी हरमन सर आपको आज के एग्ज़ाम के बारे में बतला रहे थे और उनकी आंसर की वगैरह आपको दी हुई है और आपने उनको पढ़ भी लेंगे। तो गाइस, इसी तरीके से मैं आपको उर्दू का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उर्दू का जो पेपर हुआ है, उसी के बारे में बताने की, उसका तज्ज़िया करूँगा, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। गाइस, मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे आए हैं एग्ज़ाम पेपर के अंदर, तो उसमें तकरीबन 95% क्वेश्चन हमारे जो ज्ञानम से आपको मिले हैं लेक्चर में, आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो उसमें आपको 95% जो क्वेश्चन आए थे आप उनको देख सकते हैं, और आपने अगर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपने उसको इजीली करेक्ट भी कर दिया होगा, आई होप। तो गाइज, आइए मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपके जो सामने ये एग्ज़ाम पेपर है, आपने इसको सही किया है या नहीं किया है। मैं लास्ट में हमने इसकी आंसर की भी बनाई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, कौन से का गलत। तो आइए मैं आपको थोड़े से तज्ज़िये के साथ, थोड़ी सी तफसील के साथ बताने की कोशिश करूँगा। गाइस, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे नोट बनाया हुआ है, नोट सभी सवालों के जवाब मतलूब है। यानी जो 25 क्वेश्चन थे हमारे, 25 जो क्वेश्चन सवालात थे, उनमें उनको सभी को आपको करना था, सभी सवालों के जवाबात आपको देने थे। तो गाइस, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है कंप्रीहेंशन का आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने मेथड में भी देखा होगा, और मैंने बताया था कि कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको ऑन द स्पॉट पता लगेगा उसका। ठीक है, इसी तरीके आपने करना क्या था, जैसे आपने सबसे पहले इस इबारत को पढ़ना है, क्योंकि आगे जो एग्जाम पेपर हमारा एग्जाम होगा उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन का ही आएगा, और आपने उसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी सवालों के जवाब मतलूब है, मुंदरजा झेल इक्तिबास को पढ़कर 1 से 4 तक सवालों के जवाब दीजिए। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। मैं घर की तरफ जाने के बजाय उस तरफ चल दिया जिधर 3 पुलों के बाद फिरंगियों की वीरान कोठियां थी। जब मैं उन खाली पड़ी कोठियों में पहुंचा तो उनकी वीरानी देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ। उनके छज्जों और दीवारों पर काई की मोटी तह जमी हुई थी और उन पर जगह जगह घास उग आई थी। दीवारों और सुतूनों के प्लास्टर उखड़े हुए थे और कहीं कहीं से उनकी ईंटें भी निकल आई थी। कोठियों के छज्जों पर बैठी हुई फाख्ताएं और जंगली कबूतर दूर ही से नजर आने लगे थे। डरते डरते जब मैं कोठी के अंदर गया तो वाकई उनके उजाड़ बरामदों और कमरों में जगह जगह दाने के कटोरियां और पानी से भरी सिकोरियां रखी हुई थी। तो गाइज, ये आपकी एक इक्तिबास है, एक इबारत है, एक पैसेज है। ठीक है, अब आप इसी में से उन्होंने सवाल क्रिएट किए हुए हैं 4। आपने बताना क्या है कि काई की मोटी मोटी तह कहाँ जमी हुई थी। ऑप्शन ए है आपके पास बरामदों में, ऑप्शन बी है छज्जों और दीवारों पर, ऑप्शन सी है कटोरियों और सिकुरियों में, ऑप्शन डी सुतूनों और फर्शों पर। तो अगर आपने यहां अच्छी सी इबारत को पढ़ा होगा तो आपने देख लेंगे कि काई, यहां आया ना, काई की मोटी तह कहां जमी हुई थी, तो छज्जों और दीवारों पर। यह है छज्जों और दीवारों पर काई की मोटी तह जमी हुई थी, तो बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, कोठियां देखने वालों को किस बात पर खौफ महसूस हुआ। यहां पे है, कोठियां देखने वालों पर किस बात पर खौफ महसूस हुआ। यह है, उन खाली पड़ी कोठियों में पहुंचा तो उनकी वीरानी देखकर। यहां पे आपको ऑप्शन दिए हुए कि कोठियों की खूबसूरती देखकर खौफ महसूस हुआ,
या कोठियों के अंदर उड़ते हुए परिंदों को देखकर, सी है कोठियों की वीरानी देखकर, और डी है छत पर बैठी हुई फाख्ताएं देखकर। तो यहां पे क्या है कि कोठियों की वीरानी देखकर खौफ महसूस हुआ, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 3, कितने पुलों के बाद फिरंगियों की कोठियां थी? यहां अगर आपने सही से पढ़ा होगा, उस तरफ चल दिया जिधर 3 पुलों के बाद, तो ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो 3 पुलों के बाद ऑप्शन ए राइट। ठीक है, अब सवाल नंबर 4, उजाड़ बरामदों में क्या रखा हुआ था? यह है ना कि वाकई उनके उजाड़ बरामदों और कमरों में जगह जगह दाने की कटोरियां और पानी से भरे सेकुरियां रखी हुई थी। तो उजाड़ बरामदों में क्या रखा हुआ था, यह आपका सवाल है। ऑप्शन ए है एक पुराना पलंग और तकिया, ऑप्शन बी पुराने बर्तन जिनमें खाने की चीजें थी, ऑप्शन सी परिंदों के खाली पिंजरे, ऑप्शन डी दाने की कटोरियां और पानी से भरी सिकोरियां। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये कॉम्प्रिहेंशन का था जिसमें आपको 4 सवालात आराम से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने क्योंकि चेंज द नंबर यानी वाहिद जमा, इसमें से भी क्वेश्चन आपका आना था, 2 क्वेश्चन इसमें से भी है। तो सफी की जमा क्या है? सफी, सवाल नंबर असवाफ, बी असफिया, सी साफिया और डी सोफिया। तो आई थिंक बिल्कुल सफी जो है अरबी का वर्ड है और इसकी जमा जो आती है वो असफिया है। यहां पे अगर हो सकता है कि टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हुई हो, क्योंकि असफिया ऐसे लिखा जाता है। इन्होंने यहां पे अलिफ को ना थोड़ा गलत ऐड किया हुआ है, अलिफ नहीं आएगा इसमें। ये असफिया, हो सकता है टाइपिस्ट की गलती हो यहां से, जिसने टाइप किया हो। असफिया ऐसे आएगा, अलिफ नहीं आएगा। तो इसकी जमा क्या आएगी? असफिया, यानी ऑप्शन बी ये सही आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 6, बसाइर किस लफ्ज की जमा है? बसाइर, ऑप्शन है हमारे पास बसीर, ऑप्शन बी बसर, ऑप्शन बी बसीर, ऑप्शन सी सबर, ऑप्शन डी बसीरत। तो बसीर की ये बसाइर एक प्लूरल वर्ड है, तो हमें इसके सिंगुलर देखना है। तो इसका सिंगुलर है बी बसीर, इसकी जमा क्या आती है? बसाइर। ठीक, अगला सवाल हमारा है, इसमें वाहिद जमा में से ही है। सवाल नंबर 7, रसूल की जमा क्या है? रसूल की जमा क्या है? और मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि इस लेक्चर मैंने वाहिद जमा का जो लेक्चर चल रहा था इसमें बहुत सारी मिसालें भी दी थी, आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दिए थे। रसूल, ऑप्शन है आपके पास रसाइल, ऑप्शन बी रिसाले, ऑप्शन सी रसुल, ऑप्शन डी रसील। तो रसूल की जो जमा है वो सी यानी रसुल सही आंसर होगा, रसुल। आगे देखते हैं। अब अगला जो नंबर है वाहिद जमा में से ही हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8, अज्जा किस लफ्ज की जमा है? वर्ड अज्जा किस लफ्ज की जमा है? आया जजा या जजीरा या जजिया या जुज? तो जजा अज्जा जो है, अज्जा ये जुज की जमा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। ठीक है, अगला सवाल नंबर आता है 9, हबीब की मोन्नस क्या है? हबीब का मोन्नस क्या है? असल तो ये लिखना चाहिए था कि हबीब का मोन्नस क्या है, लेकिन हबीब की मोन्नस, तो हबीब का मोन्नस ऑप्शन है हुब्बा, हबीबा, महबूबा और हबाब। तो हुब्बाब या हबाब दाने को बोलते हैं, तो इसका जो मोन्नस आएगा वो हबीबा, हबीबा, हबीब। और अगर महबूबा भी हो सकता है इसका मोन्नस, ठीक है, लेकिन ज्यादा एहतिमालात जो है अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो ये हबीबा ही है, क्योंकि हबीब एक अरबिक वर्ड है और अरबिक का जो मोन्नस हमने एक रूल बताया भी था कि अरबिक का अगर कोई वर्ड है उसका हमें किसी को मोन्नस बनाना है तो उसका आखिर में गोलहा बढ़ा देते हैं, तो वही रूल हम यहाँ अप्लाई करके देख लेंगे, तो यही इसका मोन्नस बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, खबीस की जमा क्या है? खबीस की जमा ऑप्शन है खबाइस, खुब्स, खबीसिया, खाबिस। तो इसका जो सही आंसर है खबीस की जमा आती है ऑप्शन ए खबाइस, खबाइस। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 11, सवाल नंबर 11, मुंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुंदरजा झेल यानी नीचे जो नीचे दिए गए हैं, इन दास्ता एक वर्ड ये है, एक है ऑप्शन बी ममलिकत, ऑप्शन सी दाश्ता, ऑप्शन डी दारोगा, दारोगा।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंफ्यूज है किसी ऐसे वर्ड को लेकर के यार ये मुजक्कर कौन सा है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके देख ले, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हाँ ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां आई थिंक राइट है, दारोगा। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 12, मुंदरजा झेल। मुंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर नहीं है? मुंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर नहीं है यानी मुअन्नस है? दश्त, सहरा, दगा, दावा। ऑप्शन ए दश्त, जंगल को बोलते, सहरा भी जंगल को बोलते हैं, और दगा भी, और डी यानी कौन सा लफ्ज मुजक्कर नहीं है। यानी अब हमें इनमें से मुअन्नस ढूंढना है, मुजक्कर नहीं है तो मुअन्नस ढूंढना होगा, तो मुअन्नस हम ढूंढते हैं। आया दश्त तो देखते हैं कि दश्त मुजक्कर है या मुअन्नस है। दश्त जंगल को बोलते हैं और सहरा भी जंगल को बोलते हैं, तो दश्त जो है ये मुजक्कर नहीं है, ये मुअन्नस है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कि मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि ये तटस्थ में से अगर कोई लफ्ज आ जाए तो वो मुअन्नस ही होगा, जो ता। अगला देखते हैं सवाल नंबर, लोह के हममाना लफ्ज कौन सा है? लोह का हममाना कौन सा लफ्ज है? हाँ, लोह के यहाँ पे दो के एहतिमाल है, तख्त के तख्ती और कलम। तख्ती और कलम दो वर्ड के एहतिमाल है, कलम भी हो सकता है तख्ती भी, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है तो लोह और कलम, तो आई थिंक तख्ती ही होगा। अगला देखते हैं सवाल नंबर 14, मुतवल्ली के माना है? ऑप्शन ए खुदा का बंदा, ऑप्शन बी सबसे बेहतर, ऑप्शन डी मुंतजिम, ऑप्शन डी वारिस। तो मुतवल्ली के माना होते हैं ऑप्शन सी मुंतजिम, इंतजाम करने वाला। ठीक, अगला देखते हैं सवाल नंबर 15, मनकूला जायदाद का मतलब होता है? ऑप्शन ए एक जगह से दूसरी जगह न जाने वाली जायदाद, ऑप्शन बी जबरदस्ती कब्जा की हुई जायदाद, ऑप्शन सी है माँ बाप की तरफ से मिली हुई जायदाद, ऑप्शन डी है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली जायदाद। तो मनकूला जायदाद ऑप्शन डी राइट आंसर। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली जायदाद को क्या बोलते हैं? मनकूला जायदाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुतनाज़े का मतलब क्या है? सवाल नंबर 16, मुतनाज़े का मतलब है गिरोहबंदी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुश्तरक कोई चीज, ऑप्शन डी जिस चीज की बाबत झगड़ा हो, ऑप्शन डी रास्ता तंग होना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जिस चीज की वजह से झगड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? मुतनाज़े। ठीक है, सवाल नंबर 17, जहर का मुतजाद लफ्ज क्या है? जहर का मुतजाद, ऑप्शन ए त्रियाक, ऑप्शन बी मौत, ऑप्शन सी बीमार, ऑप्शन डी जिंदगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, त्रियाक। मौत जहर का जो मुतजाद लफ्ज है वो है क्या है? त्रियाक। सवाल नंबर है 18, राहत का मुतजाद लफ्ज क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए तकलीफ, ऑप्शन बी आराम, ऑप्शन सी काहिल, ऑप्शन डी ऐशो इशरत। तो राहत का मुतजाद लफ्ज है तकलीफ, तकलीफ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 19, चरागाह। चरागाह का मुतरादिफ लफ्ज नहीं है। चरागाह का मुतरादिफ लफ्ज नहीं है। सब्जाजार वो जगह जहां जानवरों को चराया जाता है, सी घास का मैदान, डी अस्तबल। एक्चुअल में ये सवाल ही थोड़ा सा है, चरागाह का मुतरादिफ लफ्ज नहीं है, ये पता नहीं कैसे। असल क्वेश्चन हमारा ये था कि चरागाह का मुतरादिफ लफ्ज क्या है। हो सकता है वहां पे सही भी करा दिया हो, टाइपिस्ट की गलती हो, ये है असल। चरागाह का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? ऑप्शन ए सब्जाजार, ऑप्शन बी वो जगह जहां जानवरों को चराया जाता है, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी अस्तबल। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि चरागाह उसको बोलते हैं जहां जानवरों को चराया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 20 से बेबाक का मुतरादिफ लफ्ज, जैसे यहां पे क्वेश्चन है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, लफ्ज ये नहीं होना चाहिए था। सवाल नंबर 20 से बेबाक का मुतरादिफ लफ्ज है, ऑप्शन ए बेवकूफ, ऑप्शन बी बेखौफ, ऑप्शन सी बुजदिल, ऑप्शन डी बेहिस। तो बेबाक का मुतरादिफ लफ्ज होगा बेखौफ, बेखौफ। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21, सवाल नंबर 21, मुहावरा। घर फूंक कर तमाशा देखने का मतलब होता है क्या? छत पर से तमाशा देखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राज को राज ही रहने देना, ऑप्शन सी दौलत को बर्बाद करना, ऑप्शन डी है किसी भेद का खुल जाना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथों पर सरसों जमाने का मतलब क्या होता है?
हाथों पर सरसों जमाने का मतलब हो बेजमीर होना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी किसी का खून करना, ऑप्शन सी बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ऑप्शन डी किसी काम में बहुत जल्दी करना। तो ऑप्शन डी यानी किसी काम में बहुत जल्दी करना, इसको बोलते हैं हाथों पर सरसों जमाना। ठीक है, और सवाल, अगला सवाल है हमारा, आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर का मतलब क्या है? सारे इंसान एक जैसे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऑप्शन सी है हीरा और कंकर में फर्क होता है, ऑप्शन डी आदमी आदमी को पहचानता है। तो आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि इंसान सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिसाब जो जो बख्शिश सो सो का मतलब क्या है? हिसाब जो जो बख्शिश सो सो का मतलब, ऑप्शन ए खुदा बेहिसाब देने वाला है, ऑप्शन बी बख्शिश इंसान की आदत में शामिल होती है, ऑप्शन सी हिसाब किताब में माहिर होना, और ऑप्शन डी है हिसाब कोड़ी कोड़ी का होना चाहिए और बख्शिश जिस कदर चाहे करे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो, सही जवाब होगा कि हिसाब जो जो बख्शिश सो सो एक मुहावरा है, और ये मुहावरा जो बोला जाता है वो हिसाब कोड़ी कोड़ी का होना चाहिए, और बख्शिश यानी आप अतिया और हदिया जितना चाहे कर सकते हैं, सदका जितना चाहे कर सकते हैं। सवाल नंबर 25 है, चिराग तले अंधेरा होने का मतलब क्या होता है? चिराग तले अंधेरा बहुत बोलते भी हम, अपने को फायदा पहुंचाना, दूसरे को महरूम रखना, ऑप्शन ए तो ये है। ऑप्शन बी है दूसरों को फायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना, ऑप्शन सी है अंधेरे में चिराग जलाना, ऑप्शन डी वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, चिराग तले अंधेरा होना कि दूसरों को फायदा पहुंचाना और अपने को महरूम रखना। गाइस जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट में हम आंसर की भी देंगे, जो हमारे क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आंसर की भी हमने दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।